स्टूडेंट्स, मैं उपहास श्रीवास्तव और आपका साकेत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ या मधुमेह। आज हम जानेंगे मधुमेह क्या होता है, क्या कारण होते हैं मधुमेह होने के, कि किस तरह के इसके लक्षण होते हैं और किस तरह के आहारीय बदलाव किए जाते हैं मधुमेह के रोगियों के लिए। तो सबसे पहले मधुमेह या डायबिटीज़ मेलाइटस एक चयापचय विकार है जो उच्च रक्त शर्करा के स्तर की विशेषता है, जो वसा, प्रोटीन, पानी और इलेक्ट्रोलाइट के चयापचय में परिवर्तन के साथ कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करने की क्षमता में कमी या ऊतकों की पूर्ण अक्षमता के कारण होता है। ठीक है, तो अब डायबिटीज़ क्या होता है। सबसे पहले तो डायबिटीज़ या मधुमेह में जो रक्त शर्करा है उसका जो स्तर है वो सामान्य स्तर से अधिक हो जाता है, सामान्य स्तर से बढ़ जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसके उपयोग करने की क्षमता में कमी आ जाती है। जो ऊतक या सेल कार्बोहाइड्रेट को उपयोग करते हैं या उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो ठीक तरीके से कार्य नहीं कर पाते। अब क्यों नहीं कर पाते हैं और क्यों शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, तो ये विकार अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट्स के बी कोशिकाओं द्वारा उत्पादित हार्मोन इंसुलिन की कमी या कम प्रभावशीलता के कारण होता है। ठीक है, अब हमारे शरीर में कुछ हार्मोन होते हैं जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो शरीर में ग्लूकोज का नियमन करता है। तो ऐसे एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो अग्नाशय में लैंगरहैंस के आइलेट्स के बी कोशिकाओं से स्रावित होता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, या फिर अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इंसुलिन कौन सी सेल से स्रावित होता है, बीटा सेल, अल्फा सेल, गामा सेल, है ना, या फिर किस शरीर के किस अंग से इंसुलिन स्रावित होता है। तो ये जो पूरी लाइन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मेनली क्या है, जो हमारा मधुमेह है वो उसमें रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि अग्नाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है, या फिर वो सेल जो ग्लूकोज को ग्रहण करती है उनकी क्षमताओं में किसी वजह से वो प्रभावित होती हैं। अब कैसे पता चलेगा कि किसी को मधुमेह की शिकायत है या मधुमेह रोग है, तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि शरीर की जो सामान्य रक्त शर्करा है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो कोई अगर सामान्य व्यक्ति है जिसमें मधुमेह नहीं है तो उसका जो फास्टिंग होगा, मतलब जो बिना कुछ खाए जो उसका शर्करा का स्तर होना चाहिए वो लेस देन 100, मतलब 100 से कम होना चाहिए। खाने के पहले 70 से 130, खाने के बाद 180 तक हो सकता है। 180 से कम होना चाहिए पर 180 तक हो सकता है। ठीक है, तो ये एक चार्ट है, ये एक बार आप देख लीजिएगा क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं कि सामान्य रक्त शर्करा की मात्रा कितनी होनी चाहिए फास्टिंग या बिफोर मील या रैंडम, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मधुमेह के प्रकार, मधुमेह कितने प्रकार का होता है, तो मधुमेह मेनली 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 या IDDM, ठीक है, IDDM मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, या फिर वो डायबिटीज़ मेलाइटस जिसमें जो व्यक्ति है वो इंसुलिन पर आश्रित होता है, मतलब कि उसमें हो सकता है कि इंसुलिन पूर्ण रूप से स्रावित नहीं हो रहा है, या जहाँ से स्रावित हो रहा है वो कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं। तो इस वजह से जो व्यक्ति है वो पूर्णतः बाहर से इंसुलिन पर आश्रित हो जाता है, इसलिए उसको IDDM कहते हैं।
ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 1 मधुमेह होता है, ये बहुत ज़्यादा इसके केसेस नहीं होते हैं, 5 to 10% लोगों में ही ये देखने को मिलता है। और नॉर्मली जो इसके मरीज़ होते हैं वो 20 साल से कम के या 20 साल के होते हैं। बहुत ज़्यादा एज में टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं देखने को मिलता है। ये रोग जो होता है आमतौर पे अचानक से देखने को मिलता है। इसके जो सेल होती है वो काफ़ी टाइम से ऐसा होता है कि डैमेज होती जाती है, लेकिन जो इसके सिम्टम होते हैं, जो इसके लक्षण होते हैं, वो अचानक से मरीज़ में आते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, मरीज़ दुबला हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब रक्त शर्करा की उसके शरीर में कमी दिखाई देती है। इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता रहती है, मतलब जो इंसुलिन है वो ठीक तरीके से काम नहीं करता है। और इसके मरीज़ को पूरे टाइम इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, बाहर से उसको इंसुलिन लेना पड़ता है। अब इसके अलावा जो दूसरा है वो है टाइप 2 डायबिटीज़ या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। मतलब इसमें जो मरीज़ है वो इंसुलिन पे आश्रित नहीं है। ये जो मधुमेह है ये नॉर्मली मध्यम वर्ग के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है, और ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, जो ज़्यादा जनसंख्या है, उसमें ये मधुमेह होता है। इंसुलिन का स्तर सामान्य, कम या ऊंचा हो सकता है, लेकिन इंसुलिन प्रतिरोध को दूर करने में असमर्थ है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें इंसुलिन जो होती है वो पूर्णतः काम करना बंद नहीं करती है। इसमें इंसुलिन काम कर रही होती है। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है जो कोशिका ग्लूकोज को ग्रहण करती है उसमें कोई डिफेक्ट हो, वो प्रभावित हो, तो वो ग्लूकोज को ग्रहण नहीं कर पाती है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर ऊंचा हो जाता है। या फिर इसके अलावा जहाँ से इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है वो सेल प्रभावित हो रही हो, या फिर जो अंग है जैसे अग्नाशय है ना, जहाँ से इंसुलिन रिलीज़ होता है वो किसी वजह से प्रभावित हो। तो ये सारे रीज़न होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं जो भी हम आगे जानेंगे। तीसरे टाइप का जो डायबिटीज़ होता है वो होता है गर्भवती महिलाओं में मधुमेह, या फिर उसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ जो होता है वो मेनली जो गर्भवती स्त्री होती हैं उनको होता है। गर्भावस्था के समय में ही वो डायबिटीज़ होता है। इसका मुख्य कारण हो सकता है कि जो भी गर्भवती स्त्री है उसके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रभाव कम हो जाता है, या फिर वेट बढ़ने की वजह से जो पैंक्रियाज है, जो अग्नाशय है, उस पर प्रभाव पड़ता है, या फिर उस पर लोड पड़ता है, जिसकी वजह से इंसुलिन काम करना बंद कर देता है या ठीक तरीके से काम नहीं करता है। तो ये जो डायबिटीज़ होता है ये बस उतने समय के लिए उस महिलाओं में होता है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। अब मधुमेह के क्या क्या कारण होते हैं, तो मधुमेह के कारण में जो सबसे पहला है वो होता है वंशानुक्रम। ये एक जेनेटिक डिजीज़ होती है। अगर किसी के पेरेंट्स में है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके बच्चे में मधुमेह रोग आए। ठीक है। इसके अलावा आयु, जैसे कि हमने देखा कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है वो कम आयु के लोगों को प्रभावित करता है, और जो टाइप 2 होता है वो मध्यम वर्ग की आयु को प्रभावित करता है। और यहाँ पे हम मध्यम वर्ग आयु के बारे में ही ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वही 90 to 95% पॉपुलेशन को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा लिंग, तो जो फीमेल्स हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिला है जो डायबिटीज़ होता है मेल के कंपैरिजन में। हो सकता है कई बार उनके बॉडी टाइप की वजह से या हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा देखने को मिला है। इसके अलावा मोटापा या ओबेसिटी, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट
कारण होता है ओबेसिटी का, डायबिटीज़ का, क्योंकि जब मोटापा बढ़ता है और स्टमक पे फैट डिपॉजिट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं अग्नाशय को प्रभावित करता है। इसके अलावा जो इंसुलिन की कार्य करने की क्षमता है उसको भी प्रभावित करता है। इसके अलावा आहार संबंधी कारण, मेनली जो मधुमेह है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है ना। तो अगर आहार संबंधी किसी भी तरह के बैड हैबिट्स हैं, जैसे कि कोई रिफाइंड सीरियल ज़्यादा ले रहा है, धुली हुई अनाज और धुली हुई दालें ज़्यादा ले रहा है ना, सब्जियों का प्रयोग कम कर रहा है, फलों का प्रयोग कम कर रहा है, खाने में बहुत ज़्यादा गैप है और इस तरह की फ्राइड फूड, जंक फूड, इस तरह की चीज़ें खा रहा है, तो उनमें मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा संक्रमण, अगर अग्नाशय में किसी तरह का संक्रमण हो गया है या उसकी जो कोशिकाएं हैं उनमें वो संक्रमण फैल रहा है और किसी तरीके से वो कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, तो इंसुलिन का जो निर्माण है, इंसुलिन का स्रवण है, वो प्रभावित होता है और मधुमेह का कारण बनता है। इसके अलावा हार्मोन, जैसे हमने देखा कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होता है प्रेगनेंसी में होता है क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो इंसुलिन को प्रभावित करते हैं, जिनकी वजह से मधुमेह हो सकता है। अब मधुमेह के लक्षण, तो अगर मधुमेह के लक्षण आते हैं एग्ज़ाम में तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट लक्षण याद कर सकते हैं वो होते हैं 3P। कई बार ऐसा भी आता है कि 3P का अर्थ क्या होता है, मधुमेह में 3P का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया, बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना और भूख में वृद्धि। तो अगर मधुमेह के लक्षण आते हैं तो ये 3 लक्षण आप आराम से लिख सकते हैं, मतलब इन्हें याद करना आसान है और ये सफिशिएंट होते हैं। इसके अलावा कमज़ोरी, प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास, संक्रमण, डायबिटिक कोमा, डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण, घाव का जल्दी न सूखना, आँखों की रोशनी का कम होना और मूत्र में ग्लूकोज का आना या ग्लाइकोज यूरिया। ठीक है, ये सारे लक्षण होते हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो ये भी एक बार अच्छे से देख लेंगे। अब मधुमेह के रोगी का परीक्षण कैसे होता है, किस तरीके से पता चलेगा कि इसको मधुमेह की शिकायत है। तो जैसे कि पहले की स्लाइड में हमने देखा कि सामान्य रक्त शर्करा की मात्रा कितनी होती है, तो अब जो हम टेस्ट करते हैं तो अगर रक्त शर्करा की मात्रा सामान्य से अधिक है तो वो मधुमेह के रोगी का लक्षण है। जैसे फास्टिंग अगर 126 ml पर DL से ज़्यादा है तो ऐसे कहा जाएगा कि वो उनमें मधुमेह की संभावना हो सकती है अगर उनमें मधुमेह के लक्षण हैं। और अगर फास्टिंग या रैंडम रक्त शर्करा काफ़ी टाइम तक इसी स्तर पे बनी हुई है और साथ ही लक्षण आ रहे हैं, तब वो कंफर्म हो जाएगा कि ये मधुमेह का रोगी है। इसके अलावा कुछ और टेस्ट होते हैं जैसे कि मौखिक ग्लूकोज सहिष्णुता परीक्षण या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जैसे कोई मरीज़ है जो रोज़ाना कम से कम 150 कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार ले रहा है और सामान्य गतिविधि है, ठीक है, 3 दिन तक उसको ऐसा करना है और उसके बाद रात भर उपवास रखना है। उपवास के बाद जब वो सुबह आएगा तो उसको 75 ग्राम ग्लूकोज 200 या 300 मिलीलीटर पानी में घोल के दिया जाता है और उसके बाद फिर उसका टेस्ट किया जाता है और ग्लूकोज की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। यदि 2 घंटे बाद ग्लूकोज का स्तर 200 मिलीग्राम पर DL से अधिक है तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें मधुमेह बीमारी हो सकती है। इसके अलावा ये एक ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c टेस्ट होता है। ये 2-3 महीने का एक साथ टेस्ट हो सकता है कि 2-3 महीने तक ब्लड में शर्करा का स्तर कितना है। अगर जो उसकी सामान्य
सामान्य स्थिति है उससे ज़्यादा है तो वो मधुमेह के रोगियों की श्रेणी में आएगा। अब यहाँ पे इसकी सामान्य वैल्यू दी गई है 4 से 6%। अगर कोई मधुमेह का रोगी नहीं है तो उसमें HbA1c का मान 4 से 6% होगा। और अगर कोई मधुमेह का रोगी है तो उसमें HbA1c का लेवल 6 से ऊपर दिखाई पड़ेगा। अब अगर हम पोषक प्रबंधन की बात करें कि मधुमेह के रोगियों को किस तरह का भोजन देना चाहिए, तो सबसे पहले तो ऊर्जा की बात करते हैं। तो टाइप 1 मधुमेह के रोगी की जो कैलोरी होती है वो समान वृद्धि और विकास, शारीरिक गतिविधि या फिजिकल एक्टिविटी और शरीर के वांछित वजन के आधार पर निर्धारित की जाती है। ठीक है, कि उसका वृद्धि और विकास कैसा है, किस क्रियाशीलता का है, सेडेंट्री है, मॉडरेट है कि हैवी वर्कर है, और उसका वज़न कितना है। इसके आधार पर उसकी ऊर्जा का निर्धारण किया जाता है। और टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है उसमें अक्सर, क्योंकि ये एक फैक्टर भी होता है मोटापा, तो मधुमेह के रोगी अगर मोटे हैं या मोटापे से ग्रस्त हैं तो वज़न को घटाने के लिए उनकी कैलोरी का समायोजन किया जाता है। मतलब जो उनकी कैलोरी को डिसाइड किया जाता है वो उनके वज़न के हिसाब से किया जाता है। और जब भी आहार तालिका बनाई जाती है तो वज़न और ऊंचाई के आधार पे उनका जो आइडियल बॉडी वेट है, बॉडी वेट क्या होना चाहिए, उसकी गणना की जाती है। इसके अलावा जब मधुमेह के रोगी की आहार तालिका बनाई जाती है तो ये ध्यान देना चाहिए कि उसमें जो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, उनका वितरण सुचारू रूप से रहे। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो ऊर्जा का 60 to 65% जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, 20 to 35% वसा से और 10 to 35% प्रोटीन से आना चाहिए। और प्रोटीन और वसा का अनुपात ऐसा होना चाहिए कि ये रक्त शर्करा को बनाए रखे। मतलब कि अगर कार्बोहाइड्रेट कम हो रहा है किसी भी, क्योंकि ग्लूकोज अगर यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा है तो प्रोटीन और वसा से ऊर्जा लेने की कोशिश की जा रही है, तो उनका अनुपात ऐसा होना चाहिए कि रक्त शर्करा का लेवल बना रहे। और प्रतिदिन 100 ग्राम से कम की मात्रा नहीं देनी चाहिए। मतलब 100 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट देना आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा कि शरीर जो है वो ऊर्जा के लिए वसा को तोड़ने लगेगा, और जब वसा को तोड़ने लगेगा तो वसा जब टूटती है तो क्या बनता है, कीटोन बॉडी। तो जब कीटोन बॉडी बहुत ज़्यादा बनने लगेगी तो शरीर में कीटोसिस की स्थिति आ जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम 100 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट दिया जाए। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट कितना देना है, उसके अलावा ये भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा सरल शर्करा नहीं देनी होती है, फाइबर रिच चीज़ें देनी होती हैं, कॉम्प्लेक्स फाइबर देने होते हैं, जैसे स्टार्च वाली चीज़ें, वो चीज़ें जो टूटने में समय लगाती हैं या जो ग्लूकोज बनने में समय लगाती हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ देने चाहिए। अब फ़ैट में सैचुरेटेड की जगह पॉलीअनसैचुरेटेड फ़ैट देना चाहिए। सैचुरेटेड क्या होता है, जैसे बटर, मक्खन, घी जो रूम टेम्परेचर पे जम जाता है, उसकी जगह अनसैचुरेटेड फ़ैट देने चाहिए जो हार्ट के लिए भी अच्छे होते हैं और रूम टेम्परेचर पे जमते नहीं हैं और शरीर में जाके जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं उनको अफेक्ट नहीं करते। प्रोटीन की आवश्यकता में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। नॉर्मली जैसे 1 to 1.5 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन दिया जाता है, उतना ही दिया जाता है। अब जैसे हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार भी ध्यान में रख के आहार तालिका बनानी चाहिए।
तो यहाँ पे दिया हुआ है, सामान्य रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने के लिए भोजन में कार्बोहाइड्रेट के प्रकार और मात्रा दोनों पर ध्यान देना चाहिए। सरल शर्करा के बजाय जटिल स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। अनाज, सब्जियाँ जिनमें फ़ाइबर हो, बिना धुली दालें, बिना धुले अनाज, और अगर बीच में भूख लग रही है तो फ्रूट सैलड, वेजिटेबल सैलड, अंकुरित दालें या सब्जियाँ अंकुरित दालें या अनाज, ये सारी चीज़ें आहार तालिका में सम्मिलित करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जई, जौ, फलों और फलियों में मौजूद घुलनशील फाइबर फास्टिंग ब्लड शुगर और ग्लाइकोज़ूरिया को कम करते हैं तथा इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता में सुधार करते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइबर होते हैं वो इन सारी चीज़ों में भी हेल्प करते हैं। इसलिए रोज़ाना लगभग 40 ग्राम डाइटरी फाइबर देना चाहिए। मतलब जो आहार तालिका हो उसमें 40 ग्राम तक फाइबर को इंक्लूड किया जाए, जिसमें साबुत अनाज, जौ, रागी, जई, पत्तेदार सब्जियां, बीन्स, साबुत दालें, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए। और मैदा, सूजी, अरारोट, साबूदाना, जूसेस, जो भी रिफाइंड खाद्य पदार्थ हैं उन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। जूस की जगह फल दिया जा सकता है, जूस को अवॉइड करना चाहिए। अब आहार आयोजन कैसे हो और आहार देने का तरीका क्या होना चाहिए, है ना। तो सभी मधुमेह रोगियों में भोजन की मात्रा तथा भोजन के समय को नियमित तथा निर्धारित करना आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई मेडिसिन ले रहा है जो मरीज़ है तो उसके हिसाब से उसका भोजन निर्धारित करना और नियमित करना आवश्यक है। और क्योंकि मधुमेह जो होती है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है। ठीक है, अगर लाइफस्टाइल नहीं सही है तो मधुमेह होता है और बढ़ता जाता है। ठीक है, तो मधुमेह में मेनली क्या करना है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना है बस। तो अगर इतना कर लिया गया तो आगे की जो परेशानियां हैं वो कम हो जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया है, सरल शर्करा को आहार में कम सम्मिलित करना चाहिए। बताया है कि फाइबर रिच फूड देने चाहिए, कॉम्प्लेक्स फाइबर देना चाहिए, स्टार्च वाली चीज़ें, जो चीज़ें जल्दी से टूटे नहीं, ऐसी चीज़ें, ऐसा कार्बोहाइड्रेट आहार में सम्मिलित करना चाहिए। फास्टिंग तथा फीस्टिंग से मरीज़ को बचाना चाहिए। ना ही फास्टिंग करनी चाहिए, मतलब ना ही व्रत रखना चाहिए, और ना ही फीस्टिंग करनी चाहिए, मतलब ना ही दावत करनी चाहिए। मतलब दावत मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड या स्वीट्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या बाहर की कोई चीज़ खा रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें नहीं करनी चाहिए। व्यायाम तथा आहार के साथ समायोजन किया जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि जब भी हम व्यायाम करते हैं तो उतनी एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आहार आयोजन करना चाहिए कि अच्छा इसके बाद हम क्या दें तुरंत कि उसमें एनर्जी उसकी उपयोग हो जाए। विनिमय सूची का प्रयोग आहार तालिका बनाते समय करना चाहिए, जिससे आहार में विविधता तथा अनुशासन लाया जा सके। ठीक है, विनिमय सूची के बारे में बताया है क्या होती है, जिसमें जो हर भोज्य समूह है उसके हिसाब से उसमें सभी पोषक तत्वों का निर्धारण किया जाता है। तो विनिमय सूची के हिसाब से जब हम आहार तालिका बनाते हैं तो उनमें विविधता डाल सकते हैं, और इसके साथ ही अनुशासन भी डाल सकते हैं कि कितनी कैलोरी किस टाइम पे देनी चाहिए, कि ब्रेकफास्ट में हमको इतना ही 200 किलो कैलोरी का ही ब्रेकफास्ट देना है या फिर 500 किलो कैलोरी का ही लंच देना है। तो ये हम विनिमय सूची के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा आहार आयोजन में विटामिन तथा खनिज लवण की उचित मात्रा हो, तो आहार आयोजन में हर तरह के विटामिन और खनिज लवण की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए कि बाहर से आपको सप्लीमेंट ना लेना पड़े। और ऐसे विटामिन और खनिज लवण का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए जो इस बीमारी के लिए आवश्यक है, जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो गया, है ना। और अगर हम खनिज लवण की बात करें तो क्रोमियम हो गया, जो इंसुलिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो ऐसे बहुत सारे विटामिन और खनिज लवण हैं जो
मधुमेह के रोगियों के आहार में सम्मिलित करने चाहिए, जिससे उसे बाहर से सप्लीमेंट ना लेना पड़े। अब जब हम टेबल शुगर नहीं दे सकते हैं उसको, टेबल शुगर मतलब जो सामान्य शर्करा हमारे घर में यूज़ होती है, तो वो हम मधुमेह के रोगियों को जनरली नहीं देते हैं। तो इसकी जगह बहुत सारी आर्टिफिशियल शुगर आती है, जो हम लोगों ने कई बार घर में देखा होगा कि शुगर फ्री कहते हैं उसको। तो उसमें उन शुगर फ्री में ये सारे सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल या जाइलिटॉल या एस्पर्टेम या सुक्रोलोज, इस तरह की शर्कराएँ आर्टिफिशियल शुगर होती है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम कैलोरी प्राप्त होती है, लेकिन इनका प्रयोग भी बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए। आजकल तो खैर शुगर फ्री नेचुरा करके एक आता है जिसमें स्टीविया होता है, तो वो यूज़ किया जा सकता है। वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, पर इन सब की जगह जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है इनकी जगह उसका प्रयोग किया जा सकता है। अब उबले हुए चावल, खिचड़ी, धुली हुई दाल और फलों की रस की तुलना में भुने हुए चने, चपाती, अंकुरित दाल और साबुत फल अधिक उपयुक्त होते हैं। ठीक है, अब जैसे धुली हुई दालें या फलों के रस हैं तो इनमें फ़ाइबर का कंटेंट नहीं जाता है, पर अगर हम इसकी जगह भुने हुए चने जो छिलके वाले होते हैं, और चपाती, मिक्स ग्रेन की चपाती, मतलब दालों और अनाजों को मिक्स करके जो चपातियाँ बनती हैं, अंकुरित दाल, साबुत फल, ये सब आहार तालिका में शामिल करते हैं, तो उनकी जो शुगर लेवल होता है वो ये चीज़ें मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से भोज्य पदार्थ नहीं देने चाहिए, कौन कौन से प्रतिबंधित करने चाहिए, कौन कौन से स्वतंत्र रूप से दे सकते हैं। ये सारे आप एक बार देख सकते हैं और इन्हें आहार तालिका में शामिल किया जा सकता है। अब इसके बाद इंसुलिन, अगर जो व्यक्ति है वो इंसुलिन ले रहा है तो किस तरह की इंसुलिन होती है, कितने टाइप की होती है, और इंसुलिन को लेने समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे अब टाइप 1 मधुमेह का रोगी है तो वो तो पूरी तरीके से इंसुलिन पर डिपेंडेंट होता है, तो और उसको इंसुलिन थेरेपी की आवश्यकता होती है। टाइप 2 जो रोगी होते हैं वो उनको दवाएं भी दी जाती है, और उसके साथ कभी कभी अगर जब तब भी शुगर नियंत्रित नहीं हो पा रहा है तो उनको इंसुलिन दिया जाता है ना। अब इंसुलिन के क्या क्या प्रकार होते हैं, तो एक होती है तीव्र क्रियाशील इंसुलिन जो 15 मिनट के भीतर क्रियाशील होती है। एक होती है रेगुलर क्रियाशील इंसुलिन, 15 से 60 मिनट के भीतर क्रियाशील होती है। इंटरमीडिएट इंसुलिन 2 घंटे के बाद होती है, और लंबे समय तक काम करने वाली इंसुलिन जो होती है वो 4 से 6 घंटे से पहले रक्त शर्करा को कम नहीं करती। तो ये जो इंसुलिन के प्रकार हैं वो हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि इनके हिसाब से हम अपना आहार आयोजित कर सकें, अपने आहार को नियमित कर सकें। कि अगर कोई तीव्र क्रियाशील इंसुलिन ले रहा है, मतलब 15 मिनट के भीतर वो क्रियाशील हो जा रही है, तो 15 मिनट के भीतर उसको आहार लेना आवश्यक है जिससे वो इंसुलिन वर्क कर सके। तो इसलिए आहार आयोजन करते समय इंसुलिन कौन सी है, किस तरह का एक्ट कर रही है, कौन सी दवाएं हैं जो पेशेंट ले रहा है वो किस तरह का एक्ट कर रही है, ये जानना ज़रूरी होता है, जिससे जो भोजन दिया जा रहा है, अगर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी दिया जा रहा है वो उस तरीके से मैनेज किया जा सके, उस तरीके से कैलोरी का निर्धारण किया जा सके। अब रोगी के लिए चुना गया इंसुलिन का प्रकार उसके जीवन के तरीके, भोजन के पैटर्न, व्यवसाय और काम के घंटे पर निर्भर करता है। वही जो हमने बताया कि जिस तरह की इंसुलिन दी जा रही है उसके हिसाब से वो व्यायाम क्या करेगा, कैसे भोजन करेगा, किस तरीके से काम कर सकता है, ये सब उस पर डिपेंडेंट होता है। अब क्या है, ये एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब डाइट हो गई हमारी, इंसुलिन हमें पता चल गया कि कितनी तरह की होती है और किस तरीके से हम
इंसुलिन के साथ आहार आयोजन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है शारीरिक क्रियाशीलता। तो शारीरिक क्रियाशीलता बहुत आवश्यक होती है मधुमेह के रोगियों के लिए, ठीक है। और व्यायाम मांसपेशियों की कोशिकाओं पर इंसुलिन रिसेप्टर की संख्या में वृद्धि करके इंसुलिन दक्षता बढ़ाता है। अब अगर शरीर में जो मधुमेह रोग है वो कोशिकाओं के प्रभावित होने से हो रहा है, तो व्यायाम कई बार क्या करता है, कोशिकाओं को जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो इंसुलिन हमारे शरीर में स्रावित हो रहा है और जो कोशिकाएं ग्रहण कर रही हैं, कोशिकाएं उपयोग कर रही हैं, तो जो उनके रिसेप्टर्स होते हैं उनमें वृद्धि होती है, जिससे इंसुलिन काम करने लगता है। तो इसलिए व्यायाम ज़रूरी होता है जिससे इंसुलिन ठीक तरीके से वर्क कर सके। या हृदय संबंधी जोखिम कारकों को कम करता है, वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। जैसे बताया कि टाइप 2 के पेशेंट अक्सर ओबीज़ होते हैं, मोटापे से ग्रस्त होते हैं, और अगर कोई मोटापे से ग्रस्त है तो उसमें शुगर के स्तर को कम करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ज़रूरी है कि, और इसके साथ साथ ही उनमें अन्य रोगों के भी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि मोटापे को कम किया जाए, वज़न को नियंत्रित किया जाए, जिससे शुगर का स्तर नियमित हो सके। व्यायाम नियमित होना चाहिए, रोगी की उम्र के हिसाब से, रुचि के हिसाब से, मधुमेह के प्रकार के हिसाब से और सामान्य स्वास्थ्य पर निर्भर करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, नियमित होना चाहिए। रोज़ अगर कुछ नहीं तो 30 to 45 मिनट किसी भी तरह की एक्सरसाइज या वॉकिंग करनी चाहिए। व्यायाम की योजना बनाते समय रोगी की उम्र देखनी चाहिए, रुचि देखनी चाहिए, कौन से प्रकार का मधुमेह है वो देखना चाहिए। जैसे कि रोगी की उम्र मान लो कोई 80 साल का है या 85 साल का, 90 साल का है, उसको कोई बोल देगा कि नहीं आप रोज़ बहुत ही हाई एक्टिविटी करिए, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करिए, तो वो नहीं कर सकता है। तो इसलिए देखना ज़रूरी है कि उसकी एज क्या है, वो क्या कर सकता है, उसके पास कितना टाइम है, उस टाइम में किस तरह की एक्सरसाइज को मैनेज करना है, उसकी रुचि क्या है। हो सकता है उसको कोई गेम पसंद हो, उसको स्विमिंग पसंद हो, तो इस तरह की एक्सरसाइज शामिल की जा सकती है। मधुमेह का प्रकार कौन सा है, जैसे अगर टाइप 1 डायबिटिक है कोई पेशेंट, और तो वो एक तो कम एज का कोई होगा, इंसुलिन डिपेंडेंट होगा, तो ये देखना है कि कौन सी इंसुलिन लग रही है उसको और वो कितने समय तक एक्सरसाइज कर सकता है। कहीं वो ऐसा ना हो जाए कि उसके शरीर में शर्करा का स्तर अचानक से कम हो जाए, तो ये सब देखना आवश्यक होता है। अब ये तो था पूरा चैप्टर। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं, और अगर इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बीच में वीडियो के बीच में भी जो हमने कुछ चीज़ें बताई हैं कि एग्ज़ाम में आ सकती है, उनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और भी किसी तरह की अगर क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि उसका आंसर दे सकें। थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।